अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 15 स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा लेंथी है। इनफैक्ट ENG 503 का हर लेसन ही बहुत लेंथी है, बट हम इसको इजीली कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इजीली कॉन्सेप्ट सारे लेंगे तो ये लेसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और हमें छोटा भी लगेगा। ठीक है, तो टॉपिक 78 देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब असेसमेंट की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने असेस वर्ड तो सुना ही होगा। ठीक है, असेस का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाना। ठीक है, सेम एज इट इज़ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है किसी की एबिलिटी का अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में कौन कितना माहिर है। ठीक है, उसके अलावा हम क्लासेस में टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उनको असेस करते हैं कि किसके मार्क्स कितने आए हैं, यानी कि किसी के एबिलिटी को जज करना असेसमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, इन जनरल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी की एबिलिटी को जज करना असेसमेंट कहलाता है। अब उन्होंने बताया कि असेसमेंट ये एक फील्ड है AL की, यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक की। उसके अलावा द असेसमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड और अदर लैंग्वेजेस, यानी कि इन सब लैंग्वेजेस की असेसमेंट होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि अनदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट दैट इज़ इंक्लूड इन द वर्क प्लेस, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। ठीक है, इन सब में भी। उसके अलावा असेसमेंट में इंक्लूड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और भी बहुत सारे स्किल इसमें आते हैं जिनकी असेसमेंट की जाती है। ठीक है, तो असेसमेंट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं लैंग्वेज असेसमेंट की। द अर्लीस्ट वर्क, यानी कि जो सबसे पहले वर्क जो स्टार्ट हुआ था वो 1950s में हुआ था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट 1950s में हुई थी। उसके अलावा पायनियरिंग स्टडीज़, यानी कि जो पहलकार थे इसमें, जिन्होंने सबसे पहले काम प्रोवाइड किया था इस पर, वो हमारे पास रॉबर्ट लाडो था और डेविड हैरिस था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। उसके अलावा बताया गया है कि अर्लीस्ट लार्ज स्केल असेसमेंट इन द US वर रेफर टू, जैसे कि आप लोगों ने सुना है ना, टोफल टेस्ट होता है। उसके अलावा जो कि डेवलप किया गया है ETS के थ्रू, ये ब्रिटिश कौंसिल वगैरह के थ्रू जो है वो डेवलप हुआ होगा। उसके अलावा टोफल की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज आ फॉरेन लैंग्वेज। बार बार कहती हूँ, एब्रीविएशन याद रखा करें, पेपर में आ जाता है, लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा बताया गया कि लॉन्च हुआ था 1961 में। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने बाहर के मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वहाँ एडमिशन लेना है, तो उनके अपने टेस्ट हैं जो कि टॉफल है, आइलेट्स है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये आपकी इंग्लिश जज करने के लिए रखे जाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, आपकी असेसमेंट की जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप लोग कितने माहिर हुए हैं या आपकी एबिलिटी को देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्लासरूम लेवल पर अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट आ जाती हैं। एक तो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, एक फॉर्मल असेसमेंट होती है। ठीक है, 1 बाय 1 आप लोगों को कॉन्सेप्ट देती हूँ। अगर तो आप लोगों के पास नोटबुक है तो उस पर नोट करते जाइएगा जो जो कॉन्सेप्ट दूंगी, क्योंकि ये नोटबुक है, इसमें थेरीज़ हैं और आप लोगों को पता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आते हैं हम लोग, और हमें इतनी ज़्यादा थेरीज़ पढ़ा दी जाती हैं कि हमें ना तो थेरीज़ की समझ आती है और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज स्किल हम सीख पाते हैं। तो बेहतर है बुक से जस्ट एक दफ़ा रीड करें, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखें ताकि आप लोगों के पास स्किल जा सके। ठीक है, अब अगर तो हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो इनफॉर्मल असेसमेंट जो होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि अचानक से टीचर ने टेस्ट ले लिया है। ठीक है, और उसकी बेस पर जो है वो टीचर असेस कर रही हैं। ठीक है, ये इज़ समथिंग विच कंटिन्यूसली थ्रू आउट द क्लास, यानी कि क्लास में कंटिन्यूसली होता है, कभी भी हो जाता है। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस ड्रिवन होता है। उसके अलावा तो यहाँ पर बताया गया है कि ये अनप्लैन्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, सिस्टमेटिक नहीं होता। ठीक है, कैन टेक ए नंबर ऑफ फॉर्म्स, यानी कि स्टार्टिंग विद इंसिडेंटल अनप्लैन्ड कमेंट्स। अब आप लोगों को कमेंट्स मिल सकते हैं जैसे कि नाइस जॉब, गुड जॉब, तो ये कमेंट्स भी आप लोगों को इंसिडेंटल तरीके से मिल सकते हैं। आप लोग सरप्राइजिंग टेस्ट की एग्जांपल रख सकते हैं जिसमें टीचर को भी नहीं पता होता कि वो कौन सा क्वेश्चन देगा, और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह आंसर करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फॉर्मल असेसमेंट की बात करें तो इसमें वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये वेल प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि इतने लेसन करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जज किया जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि आर एक्सरसाइजेज और प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू नो द स्किल्स एंड नॉलेज, के उन्हीं को असेस किया जाता है। दे आर सिस्टमेटिक, प्लान्ड और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 मेन कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं जो कि अनदर वे ऑफ क्लासिंग असेसमेंट है। ठीक है, क्लासिफाइंग असेसमेंट है, जो कि हमारे पास फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट है। ठीक है,
अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है ये क्या होता है कि कंटिन्यूसली टीचर जो है वो यूज़ करती है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। एग्जांपल से बताती हूँ कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को एंगेज रखने के लिए रोज़ उनसे क्वेश्चनिंग करती हैं, जैसे कि उनको क्विज़ की एक्सरसाइजेज दे दी हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है, यानी कि किस कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, टीचर देखते हैं उनके एरर्स को कि ये स्टूडेंट्स ग्रामर में वीक है, ये स्टूडेंट्स स्पेलिंग में वीक है। तो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो स्टूडेंट्स की असेसमेंट हो रही होती है और इसमें टीचर बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, स्टूडेंट्स के एरर्स जो हैं वो पॉलिश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। बट आपने एक और स्टेप याद रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट असल में इंटरनल होता है, ठीक है। अगर तो हम समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये यूनिट टेस्ट की बात आ जाती है, चैप्टर टेस्ट होते हैं, ये फोकस करता है आउटकम के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बताया गया है कि इट एम्स टू मेजर समराइज व्हाट अ स्टूडेंट हैज़ ग्रेस्प्ड, यानी कि इसमें प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट्स का होल चैप्टर का। तो ये सारी चीज़ें समेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इन योर ओन वर्ड्स लिखिएगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा 79 टॉपिक जो है ये आपके लिए है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ कि टेस्टिंग किसे कहते हैं। टेस्ट जो है एक सिंपल टर्म है जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी को मुहैया करने के लिए लिया जाता है और देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है कितना प्रोफिशिएंट है, कितना बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रख रहा है, ठीक है। टेस्ट इज़ फर्स्ट अ मेथड, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अ सेट ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर, आइटम्स, वही मैंने बातें बताई कि सेवरल थेरीज़ हैं, जबकि इन सिंपल वर्ड्स हम पता है कि टेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट की डेफिनेशन समटाइम आ जाती है। उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है, कि टेस्ट टेकर को क्या चाहिए, किस तरह से वो टेस्ट तैयार करे। ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिनसे स्टूडेंट्स भी जो है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर असेसमेंट और टीचिंग की बात की गई है कि टेस्ट आर अ सबसेट ऑफ असेसमेंट सेम एज इट इज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि असेसमेंट असेस करने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा खुद पढ़नी है। उसके अलावा टॉपिक 80 आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ टेस्टिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वन बाय वन आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट देती हूँ। प्लेसमेंट टेस्ट जो होता है ये स्टूडेंट्स को प्लेस किस लेवल पर किया जाए उसके लिए लिया जाता है, यानी कि कोई ए ग्रेड पर आ रहा है, कोई बी ग्रेड पर आ रहा है, उस लिहाज से स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में बिठाया जाता है। ये बच्चों के लिए होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं उनके लिए भी होता है कि आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आप लोग उस टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं वो आपको पिछली क्लास में बिठा देते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं अगली क्लास में चले जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट टेस्ट होता है, इसमें स्टूडेंट्स को प्लेस किया जाता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मेजर करता है द नॉलेज एंड स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को और उसकी वीकनेस को मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी डिफ़िकल्टीज़ को देखा जाता है। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्लोर लर्नर्स डिफ़िकल्टीज़ गैप्स इन देयर नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स की उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जो है मेजर किया जाता है। उसके अलावा प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को अचीवमेंट टेस्ट की एग्जांपल देती हूँ कि पहले स्टूडेंट्स को सिलेबस बता दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि कितने मार्क्स गेन किए गए हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट, यानी कि कोई चीज़ अचीव कर ली है। अब आगे अचीवमेंट टेस्ट की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट होता है और एक फाइनल अचीवमेंट टेस्ट होता है। प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट की पहले मैं बात बताती हूँ कि इसका मतलब होता है कि आप लोगों को ना थोड़ा बहुत सिलेबस बता दिया, जैसे कि आपके मिड के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, मिड टर्म के पेपर आपके थोड़े बहुत टेस्ट हो रहे हैं, जिनकी बेस पर क्या होता है कि आप लोगों की असेसमेंट हो रही होती है, आप लोगों का मार्क्स आप लोगों के लग रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली इसको लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम फाइनल अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो ये हमारा जो लास्ट पर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनका गेन कितना किया गया है, ये सारा फाइनल अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये फाइनल असेसमेंट होती है, ठीक है। तो ये इसके दो टाइप्स थे, यहाँ पर डिफरेंट वे में लिखा है, जिस तरह आपको बताया है ऐसे ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, पहले तो प्रोफिशिएंट का मायने क्या होता है कि माहिर, ठीक है, कितना माहिर है कोई। तो ये यहीं से है कि पीपल एबिलिटी इन लैंग्वेज, के लोगों की क्या एबिलिटी है लैंग्वेज में, ठीक है, वो कितने माहिर हैं, ये सारा देखा जाता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट किसे कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टूडेंट के अंदर कोई टैलेंट है कि नहीं, कौन सा टैलेंट है, उन सबको जज किया जाता है। ये सारा एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता है, ठीक है।
उसके अलावा लैंग्वेज डोमिनेंस टेस्ट आ जाता है, ये यूज़ किया जाता है टू असेस बाइलिंगुअल लर्नर्स, ठीक है, जिन्हें 2 लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल होता है उनके लिए, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इन 2 और मोर लैंग्वेजेस, ठीक है, उनकी दोनों लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी को देखा जाता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो असेसमेंट आ जाता है, ये स्टूडेंट्स को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। इसमें स्टूडेंट्स जब डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो कॉन्सेप्ट वो लर्न कर रहे होते हैं उनकी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप सो कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अलावा टॉपिक 81 है, बहुत लंबी लंबी थ्योरी है, लेकिन आप लोग बस 2 या 3 लाइनों के हिसाब से जो है वो कॉन्सेप्ट याद रखें। पहले प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए टेस्ट को बनाने के लिए 3-4 स्टेप्स जो हैं वो याद रखे जाते हैं, ठीक है। अब एक तो वैलिडिटी आ जाता है, एक रिलायबिलिटी आ जाता है और एक वॉश बैक इफेक्ट आ जाता है। पहले तो वैलिडिटी की बात की जाती है। वैलिडिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है, देखें, अगर तो आपने टेस्ट को मेजर किया है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट ठीक आ गई है, उसके बाद आपने किसी और के रेफरेंस से, यानी कि किसी और ने भी उसको मेजर किया है, असेस किया है, तो उससे भी जो है वो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब होता है कि टेस्ट इज़ वैलिड, यानी कि डिफरेंट वे से आपने उसको जज किया है एंड देन जब आपको सेम रिज़ल्ट मिल गया है तो आप लोगों को सुकून हो गया कि अच्छा जी टेस्ट अब वैलिड है। उसके अलावा एक एग्जांपल दी गई है कि अगर टीचर एक टेस्ट बनाती हैं और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस डालें, लेकिन टीचर सिर्फ बायो के क्वेश्चन डाल रही हैं जो कि स्टूडेंट्स के नॉलेज के भी अगेंस्ट है या स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादती है, तो इससे क्या होगा कि वैलिडिटी नहीं आएगी और वैलिड रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये एग्जांपल है, करनी होगी आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। रिलायबिलिटी क्या होता है कि अगर तो आपने 3-4 दफ़ा किसी चीज़ को मेजर किया और सेम रिजल्ट्स आ गए हैं तो इसका मतलब टेस्ट आपका रिलायबल है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखिएगा। उसके अलावा वॉश बैक इफेक्ट क्या होता है, इसमें बताया गया कि टीचिंग में बिकम डोमिनेंट by the need of future test and their components as teacher wanted their students to pass the test and exams। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इस तरह से है कि ये इन्फ्लुएंस होता है टेस्टिंग का ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों से कंटिन्यूसली टेस्ट लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स भी उस तरह से चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी इनको कम करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी टाइम मिल सके चीज़ों को लर्न करने का, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स इसमें आ जाते हैं। वॉश बैक इफेक्ट जो है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिवली बात की गई है कि टीचर्स जो हैं वो थोड़े प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं विद एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो टीचर्स को भी चाहिए कि पहले वो खुद फेमिलियर हों टेस्ट के साथ, देन वो स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकेंगे इस तरह टेस्ट के बारे में और स्टूडेंट्स भी बेहतर टेस्ट दे सकेंगे। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि फ़र्स्ट प्लेस में मॉडर्न टेस्ट हो, स्पेशली द डायरेक्ट आइटम हो, ठीक है। उसके अलावा क्या हो कि मैथडोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि कोई फ़न फैक्टर भी ऐड होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को भी जो है वो इन्वॉल्व रखे, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पे टीचर्स को पहले फेमिलियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा व्हाट कैन वी डू ट्रेन फॉर टेस्ट टाइप, इसमें क्या होता है कि ट्रेन फॉर टेस्ट टाइप कि अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो आपको टेस्ट किस तरह से बनाना चाहिए और टेस्ट इतना क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो इजीली उसका आंसर भी दे सकें और उसको समझ भी सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मैं नहीं बता रही, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी ताकि लेक्चर लंबा ना, और वैसे भी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथ साथ बताती जाऊँगी। टॉपिक 82 है जिसमें बताया गया डिज़ाइनिंग क्लासरूम लैंग्वेज टेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसमें बताया गया है कि पहले तो नोइंग द पर्पज़ ऑफ टेस्ट कि आप क्यों टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट में कौन से क्वेश्चन डाल रहे हैं और स्टूडेंट्स के माइंड लेवल पर कितना फिट बैठ रहा है और उनके लेवल के अकॉर्डिंग भी है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा असेसिंग क्लियर अनएम्बिगियस, ठीक है, यानी कि गैर मुबहम नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा ड्राइंग अप टेस्ट स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या है कि ऑफ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ अ टेस्ट व्हाट स्किल विल बी टेस्टेड, कि कौन सा स्किल टेस्ट करना चाहिए। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है टॉपिक 83 में जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, ठीक है। पहले तो स्टैंडर्डाइजिंग टेस्ट की भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे नीचे। उससे पहले बताया गया कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो क्या रिक्वायर करता है, टीचर्स को क्या करना चाहिए। एक तो ऑल टेस्ट टेकर टू आंसर द सेम क्वेश्चन, यानी कि सारे जो टेस्ट टेकर्स हैं जो टेस्ट ले रहे हैं उनको एक क्वेश्चन का सेम आंसर देना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी टीचर के पास जाते हैं, वो डिफरेंट आंसर दे रहे होते हैं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट आंसर दे रहे होते हैं, जबकि ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर देती है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट में बताया गया स्कोर्ड इन अ स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट मैनर, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि कंसिस्टेंट मैनर में जो है वो स्कोरिंग होनी चाहिए।
एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। उसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं कि रेडीमेड प्रीवियसली वैलिडेटेड प्रोडक्ट जो होती है, ठीक है, जो पहले से रेडी शुदा है, वो क्या करती है कि वो टीचर को फ्री कर देती है, जिस पर टीचर घंटों लगाते हैं। उस वक्त को ज़ाया करने से टीचर जो हैं वो बच जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, जो उनका टाइम ज़ाया होता है टेस्ट को बनाने के लिए। अगर तो रेडीमेड प्रीवियसली वैलिडेटेड प्रोडक्ट है तो टीचर्स का भी टाइम बच जाता है। उसके अलावा इजीली एडमिनिस्ट्रेटर टू लार्ज ग्रुप, यानी कि बहुत बड़े ग्रुप्स को हैंडल कर लेता है, तो टीचर की भी टेंशन दूर हो जाती है। एडवांटेजेस हैं ये। उसके अलावा टीचर को भी ये गाइडेंस देती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेने। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्टूडेंट्स पर लोट ऑफ स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर देता है, जो कि दोनों के लिए बर्डनसम है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बर्डनसम है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। अगर तो मैं आप लोग को स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दूं तो इसका क्या मतलब होता है। स्टैंडर्डाइजेशन से पहले आप इस वर्ड को निकालें स्टैंडर्ड, यानी कि जिसका कोई स्टैंडर्ड होता है, जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसको किसी एक्सपर्ट ने तैयार किया होता है, जिसकी एक्सपेरिमेंटली इवेलुएशन की जाती है, यानी कि वैलिड है या रिलायबल है, ठीक है, जो बैलेंस होता है, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अलावा प्री सपोज सर्टेन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दैट आर हेल्ड कॉन्स्टेंट अक्रॉस वन फॉर्म ऑफ टेस्ट टू अनदर, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखे जाते हैं जो टेस्ट की एक शक्ल में रखे जाते हैं। अब हमारे पास इसकी आगे से दो फॉर्म्स आ जाती हैं, जो कि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट है और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट है। ये असल में इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट की एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले देती हूँ। इसमें क्या होता है कि किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसी बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के साथ जज किया जाता है। लाइक फॉर इंस्टेंट एग्जांपल से बताती हूँ, किसी एक के 89 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, तो बाकी 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 99 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से देखा जा रहा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके यहाँ तक मार्क्स आए हैं, यानी कि 89 तक किसी के मार्क्स आए हैं या इससे कम आए हैं। तो मतलब क्या हो गया कि किसी एक स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी क्लास में हाई है, तो उसके साथ मुआवजा किया जा रहा है बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़ें, आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। अब क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट आ जाता है। क्राइटेरियन से आप लोगों को पता चल गया है कि क्राइटेरिया रखा जाता है, कोई स्टैंडर्ड होता है जिसकी बेस पर कोई चीज़ असेस की जाती है, इसको क्राइटेरियन कहते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरियन किस तरह से, लाइक फॉर इंस्टेंट रख दिया है कि 90 नंबर वाला पास है, 60 नंबर वाला पास है, तो एक क्राइटेरिया दे दिया है ना, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। काफ़ी मेहनत होती है इन लेक्चर्स पर, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करती हूँ, तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जिस तरह मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।